हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्य पाठशाला पर। मैं हूं अमित, आपके लिए नई वीडियो लेके आया। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भाषा के बारे में। भाषा चैप्टर जो शुरुआत किया था, एक वीडियो इसकी ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट है फुल हिंदी के नाम से। ठीक है, तो आप उस पर जाके देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे भाषा किस तरह की होनी चाहिए, भाषा के क्या पैमाने होने चाहिए। ठीक है, उनके हिसाब से हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होगा वो बात कर लेते। देखिए दोस्तों, भाषा जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जिससे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं होना चाहता। ठीक है, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है, जो व्यक्ति नए इस चैनल पे हैं, देखिए कंटेंट मैंने इस तरह का बनाया है। जो कंटेंट आप पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने में भी आपको ऐसा लगे कि टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये कंटेंट मिलता रहेगा। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा तो एक चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको देता जाऊँगा वहाँ पे। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद हो सकता है एक चैप्टर की 2-3 वीडियो भी हो, तो पर डे एक वीडियो मिलेगी, तो 3-4-5 दिन में एक पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाया करेगी। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं इस चैप्टर की। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं होना चाहता। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, अपनी भाषा को हमेशा सुंदर और प्रभावशाली बनाना है। ठीक है, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारा प्रयत्न जो है निरंतर जारी रहे। मतलब जो हमारा प्रयास है वो हमेशा जारी रहे कि अपनी भाषा का सुधार हमेशा करते रहें। ठीक है, भाषा में पैठ एवं अच्छी जानकारी के लिए हमें निम्न बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, कुछ बातें मैंने लिखी हैं कि भाषा को अच्छा बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहली बात क्या है, हम छोटी छोटी भूलों पर सूक्ष्म दृष्टि रखें। ठीक है, उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहें। चाहे जहाँ कहीं भी हो, अपनी भाषाई सीमा का विस्तार करें। दूसरों की भाषा पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी जो भूल होती हैं, भाषा को हम लोग ख़राब करते हैं, छोटे छोटे शब्द जो गलत बोलते हैं, उनका ध्यान रखें और लगातार उसमें प्रयत्नशील रहें। ठीक है, लगातार उसको सुधारते रहें। ठीक है, और चाहे जहाँ भी हों, अपनी भाषा का विस्तार करें। अपनी भाषा में नई नई चीज़ों को शामिल करते रहें और उसका विस्तार करते रहें। ठीक है, और दूसरों की भाषा पर भी ध्यान दें। जो दूसरों की भाषा है उस पर भी ध्यान दें। दूसरी चीज़ क्या है, खासकर बच्चों की भाषा का विशेष ध्यान दें। यदि हम उनकी भाषा को शुरू से ही व्यवस्थित रूप देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उनका भाषा का वातावरण तैयार होगा। ठीक है, अब देखो, बच्चों की जो भाषा होती है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक कोरे कागज़ की तरह होते हैं। जब उनको हम जिस तरह की भाषा का शुरुआत से ही जो फ़र्क डालेंगे, वो उसी तरह की भाषा को सीखेंगे। तो अगर हम शुरुआत से उनकी भाषा को व्यवस्थित रूप देते हैं, सही तरीके की भाषा उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही उनका जो भाषा का वातावरण है वो बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक है, सदा अच्छी व ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अध्ययन करें। उन पुस्तकों में लिखे नए शब्दों के अर्थों एवं प्रयोगों को सीखें। लिखने एवं बोलने की शैली को सीखें। ठीक है, अब देखिए, हमेशा नई नई किताबों को पढ़ते रहें, अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ते रहें। उनमें लिखे हुए नए नए शब्द हैं, उनका अर्थ आप अपने दिमाग में सेव कर लें, उन शब्दों को अपनी भाषा में शामिल कर लें, जिससे क्या आपकी भाषा और सुंदर हो जाएगी। ठीक है, अपनी लिखने और बोलने की जो शैली है उसकी और ज़्यादा सुधार करें। ठीक है, वाक्य प्रयोग करते समय इस छोटी सी बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें संज्ञा के लिए उसके लिए संज्ञा के लिए जो विशेषण है उसका प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, और क्रिया के लिए सटीक क्रिया विशेषण चाहिए होता है। तो आपको एक बात बता दें, क्रिया विशेषण आपको क्रिया के लिए और संज्ञा के लिए विशेषण का इस्तेमाल अवश्य करना है। इससे भाषा शैली थोड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग उपयुक्त जगहों पर हो। लिखते और बोलते समय इन बातों का ध्यान रहे। ठीक है, तो विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करें सही समय पर। चलिए आगे देख लेते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों, बिंबों आदि का प्रयोग करना सीखें और आसपास के लोगों को सिखाएं। ठीक है, इस मुहावरा, लोकोक्तियाँ, इस तरह की चीज़ों को अगर भाषा में शामिल करते हैं, इससे भाषा का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, और आसपास के लोगों को भी ये सिखाएं। जिस भाषा में हम अधिक जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, हमें उनके व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए, जिस भी भाषा में हम क्या करते हैं, जिस भाषा, मान लिया हम हिंदी बोलते हैं, तो हम हिंदी भाषा की जानकारी अधिक से अधिक बढ़ानी है हमें। ठीक है, और मतलब उसको जो इस्तेमाल करना, अगर हमें उसको लिखना है तो उसके व्याकरण पे भी हमें ध्यान देना होगा कि उसको लिखना किस तरह से। ठीक है, तो उसका भी हमें ज्ञान होना आवश्यक है। किसका? हिंदी व्याकरण का। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो
जो उर्दू बोलता है वो उर्दू के व्याकरण पे, जो इंग्लिश बोलता है इंग्लिश के व्याकरण पे ध्यान देगा। ठीक है, तो हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती है, भाषा हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, परिवर्तनशील का मतलब हमेशा बदलती रहती है। किसी भी भाषा में नित्य नए शब्दों और वाक्यों का आगमन होते रहता है। ठीक है, किसी भी भाषा में हर समय कुछ ना कुछ नए शब्द जुड़ते रहते हैं और क्या होता है, कुछ नए वाक्य भी जुड़ते रहते हैं। ठीक है, और पुराने शब्द जो रहते हैं वो हटते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक है, किसी शब्द या वाक्य को पकड़े रहना या ऐसा ही प्रयोग होता आया है, आगे भी ऐसा ही रहेगा या यही रहेगा, ये कहना आपकी भूल है। ठीक है, क्या है, ये आपकी भूल है। अगर आप कहते हैं कि ये शब्द ऐसा ही आया था, ऐसे ही रहेगा और ऐसा ही चलता आया था, तो ऐसे तो आपकी जो भाषा है वो पुरानी हो जाएगी, आप और लोगों से पीछे रह जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। आज विश्व में कितनी 2796 भाषाएं हैं और 400 लिपियाँ मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, ये सारी भाषाएं एक साथ नहीं आई। ठीक है, ना ही लिपियाँ आई एक साथ हैं, इनका जन्म विकास के क्रम में हुआ, धीरे धीरे ये विकास होते गए और अलग अलग भाषाएं जन्म लेती गई। ठीक है, और अलग अलग भाषाओं के टूटने फूटने से ये भाषाओं ने जन्म लिया। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि हर भाषा का अपना एक प्रभाव होता है। ठीक है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से भाषा पे पकड़ होती है। ठीक है, और उसी के अनुसार एक दूसरे पे प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, जब आपस में संपर्क के कारण एक जाति की भाषा दूसरी जाति की भाषा पर असर डालती है, तब निश्चित रूप से शब्दों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के शब्द अपनाते हैं हम दोनों। ठीक है, यही कारण कि कोई भी भाषा अपने मूल रूप में कभी रह नहीं पाती और उससे अनेक शाखाएं अलग अलग परिस्थितियों के कारण टूटती फूटती रहती हैं। ठीक है, तथा अपना विस्तार अलग अलग समृद्ध भाषाओं में लेती रहती हैं कई सारी भाषाएं। ठीक है, इस बात को हम एक सरल उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि किसी कारण से अलग अलग 4 भाषाओं के लोग कुछ दिन के लिए एक साथ रहे। ठीक है, वे अपनी अपनी भाषाओं में एक दूसरे से बात करते और सुनते रहे। ठीक है, चारों ने एक दूसरे की भाषा के शब्द ग्रहण किए, यानी कि क्या किया, एक दूसरे की भाषा को अपने अंदर समाहित किया और अपने अपने साथ लेते गए। ठीक है, उन शब्दों को। अब प्रश्न ये उठता है कि चारों में से किसी की भाषा अपने मूल रूप में रह पाई होगी, नहीं रह पाई होगी। ठीक है, इसी तरह यदि 2-4 पीढ़ियों तक उन चारों के परिवारों का एक साथ उठना बैठना हो, तो निश्चित रूप से इस विचार विनिमय के लिए एक अलग ही किस्म की भाषा जन्म ले लेगी। विचार विनिमय मतलब आपस में जो विचार उन्होंने एक दूसरे के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक अलग ही तरह की भाषा जन्म ले लेगी जिसमें चारों भाषाओं के शब्द और वाक्य का प्रयोग हुआ होगा। उस नई भाषा में उन चारों भाषाओं के सरल और सबसे सरल, कह सकते हैं सरल और सहज, ठीक है, आसानी से उच्चारण होने वाले शब्द प्रयोग में आए होंगे। ठीक है, वो भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होंगे और सबसे सरल रूप में होंगे। ठीक है, क्योंकि जब कोई एक भाषाभाषी दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करता है या अपनी भाषा में लाता है, तो वह सबसे सरल से सरल शब्दों का चयन करता है, यानी कि सबसे सरल से सरल शब्दों को चूज करता है। ठीक है, और उसे अपने अनुसार सहज बना लेता है। ठीक है, अब कुछ उदाहरण मैंने जो आपको स्लाइड में दे रखे हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, मूल शब्द जो थे उनके विकास क्रम किस तरह से हुए। ठीक है, उनका विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, उनसे बने सरलतम रूप क्या है विभिन्न भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, तो बाह है, अब बाह क्या था, बाह से बाह बना, फिर बाहर बन गया हिंदी का। ठीक है, मध्यम, मध्यम से मझ बन गया, सप्तत्रिशत से 37 बना, मनस्कामना से मनोकामना बना, दक्षिण से दक्षिण बना, फिर दहिन बना, फिर दहिन और दाहिना बना। ठीक, परीक्षा से परीक्षा बना और परख बन गया बाद में, अग्नि से अग्नि बना और आग बना। ठीक है, कुमार ये संस्कृत का शब्द है, इससे कुंवर बना। ठीक है, जाएगा फारसी का शब्द है और जगह बनाई यहाँ से। लीचू, लीची जो है वो चीनी शब्द है और ये लीची इससे बना। ठीक, ओपियम ये यूनानी शब्द है, इससे अफीम बना। ठीक है, लैंटर्न अंग्रेजी शब्द है, लालटेन बन गई यहाँ से हिंदी का शब्द,
और बेरिंग जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इससे बेरंग बन गई। कैंडल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हम आज इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंडल। ठीक है, तो ये जो भाषाएं हैं यहाँ से हमने इन शब्दों को अपने भाषा में ले लिया, हिंदी भाषा में ले लिया और उनको एज इट इज़ ना रख के थोड़ा सा बदल के सरलतम रूप अपने लिए शामिल कर लिया, जिस तरह का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। चलिए देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सपोर्ट करिए हमें, हम आपको ऐसे फ्री में वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, उपर्युक्त प्रभावों के कारण, अनुकरणात्मक विविधता के कारण कुछ उदाहरण देखें। ठीक है, अब देखो वो उसी तरह से कुछ और उदाहरण हैं, जैसे तृष्णा। तृष्णा जो शब्द था उससे क्या बना, तिष्णा और बाद में टिष्णा हो गया। षड्यंत्र का खड्यंत्र हो गया। राजेंद्र का राजेंद्र कर देते हैं या राजेंद्र कर देते हैं। अंदाज का अंजाद बोल देते हैं, है ना। ये सरलतम रूप हमने खुद से अपना लिया लेकिन टूटा फूटा है। परीक्षा का परीक्षा कर दिया। स्टेशन का स्टेशन या टिशन कर बोल देते हैं, हरियाणा में जैसे बोलते हैं टेशन। ठीक, तो शिक्षा का शिक्षा कर दिया। रिपोर्ट का रपट कर दिया। ट्रेजिडी का त्रासदी कर दिया। लखनऊ का नखलऊ बोल देते हैं। क्षत्रिय का छत्री बोल देते हैं। स्कूल का स्कूल बोल देते हैं और हरियाणा में तो कैसे बोलते हैं, सकूल। तो ऐसी भाषा हरियाणा वाले अगर देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, सकूल बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रत्येक देश की एक अपनी भाषा होती है। ठीक है, हर देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा, यहाँ पे राष्ट्रभाषा लिखा है, यहाँ राष्ट्रभाषा भारत की वैसे कोई है नहीं, यहाँ पे राष्ट्रभाषा ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे राजभाषा आप लिखेंगे। तो राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। ठीक है, संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, चीनी, जर्मनी, बहुत सारी भाषाएं हैं। जर्मन भाषा, बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण दिए हैं। कौन कौन से लक्षण दिए हैं, देखिए। अनुकरण की यह प्रवृत्ति या भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। भूगोल मतलब ये कहते हैं ना कि भाषा पग पग बदलती है। ठीक है, तो एरिया वाइज चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, भूगोल पर आधारित है। इस भाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हुआ करती हैं, बहुत सारी बोली। एक भाषा, अगर एक भाषा की बात की जाए तो एक भाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में अलग अलग एरिया में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। वही होती हिंदी है बेसिकली, लेकिन उसी का अलग रूप वहाँ पे बोला जाता है तो उसको बोली बोल देते हैं। ठीक है, तो कई सारी बोलियाँ हो सकती हैं एक भाषा के अंदर, ये आप पॉइंट याद रखना। और इसी तरह से एक बोली क्षेत्र में कई उपबोलियाँ हो सकती हैं, तो एक बोली के क्षेत्र में भी कई सारी उपबोलियाँ होती हैं, उनको भी तोड़ फोड़ के हम लोग बोल लेते हैं। ठीक है, बोली के लिए विभाषा, उपभाषा अथवा प्रांतीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अब बोली के लिए क्या, बोली के लिए और भी अगर हम बोली की जगह उसी शब्द को रखना चाहें, विभाषा बोल सकते हैं, उपभाषा बोल सकते हैं, प्रांतीय भाषा, प्रांतीय यानी क्षेत्र के हिसाब से जो भाषा होगी वो। ठीक है, भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। बोली का क्षेत्र छोटा और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। तो बोली बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई भी भाषा को उस बोली कहते हैं। और जब किसी बड़े क्षेत्र में एक ही भाषा बोली जाती है उसको भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की बोली बोली जाती है, तो हमारी वो बोलियाँ हो जाती हैं। ठीक है, यूँ तो प्रकृति की दृष्टि से भाषा और बोली में अंतर कर पाना मुश्किल है। ठीक है, प्रकृति की दृष्टि से तो ये मुश्किल है, फिर भी यहाँ कुछ सामान्य अंतर दिए जा रहे हैं, आपके सामने कुछ सामान्य अंतर रखे गए हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए, बोली किसी भी भाषा के एक जैसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। ठीक है, बोली जो है किसी भी भाषा के एक सीमित क्षेत्रीय मतलब छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, ठीक है, बोली कहते हैं। ठीक है, जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह और मुहावरों आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठ तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होती है। मतलब परिनिष्ठ वाक्य कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, यूपी के मुहावरे कुछ अलग रहते हैं, और आप हरियाणा चले जाओ तो वहाँ के कुछ और मुहावरे होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलने वाले उसे समझ ना सकें। होता है लेकिन इतना कठिन नहीं होता, इतना चेंज नहीं होता कि आपस में हम लोग अपनी भाषा समझ ना पाएँ। ठीक है, समझ फिर भी लेते हैं, भाषा अलग होती है फिर भी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, बोली अलग है उनकी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आप अपने जो आपने खुद व्यवहार देखा होगा, आप अलग अलग क्षेत्र में गए होंगे, उस हिसाब से उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है,
साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वालों का उच्चारण, रूप रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह या मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट या महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती। ठीक है, तो उनमें मुहावरों आदि में कुछ ज़्यादा भिन्नता नहीं होती। ठीक है, उनमें कुछ मतलब कुछ चीज़ें बदली हुई होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं होती। लहजा बदल जाता है बात करने का, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं बदलती। देखिए, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसे सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, सामाजिक कैसे और साहित्यिक कैसे? देखिए, इनमें रचनाएं आदि की हुआ करती हैं। ठीक है, और बोली में रचनाएं ना के बराबर होती हैं, होती ही नहीं है। ठीक है, व्यापारिक आदि मान्यताएं प्राप्त होती हैं, जबकि बोली को एकमात्र सामाजिक मान्यता ही मिल पाती है। भाषा का अपना गठित व्याकरण हुआ करता है, भाषा का अपना एक व्याकरण हुआ करता है, जबकि बोली जो है उसका कोई व्याकरण नहीं होता। ठीक है, परंतु बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। ठीक है, हाँ, बोली ही भाषा को नए नए बिंब या प्रतीकात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि समर्पित करती है। हालांकि बोली ही जो होती है वो भाषा को छोटी छोटी चीज़ें देती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर मान लो हम जिस एरिया से हैं वहाँ पे कुछ एक मुहावरा बना, वो ही फेमस हो गया, तो आगे चल के वो भाषा में शामिल हो जाता है। वही मतलब कहते हैं व्यापक रूप से विस्तार हो जाता है उसका, थोड़ा सा बड़ी चीज़ों में शामिल हो जाता है, हर जगह बोला जाने लगता है। ठीक है, जब कोई वो बोली का विकास करते करते उस सभी मान्यताएं प्राप्त कर लेती है, वो सभी मान्यताएं प्राप्त कर लेती है, तब वह बोली ना रहकर भाषा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देखो, जब एक बोली इतनी विस्तार होती, धीरे धीरे विस्तार होते होते वो सारे मानक को, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेती है और कई सारे लोगों द्वारा मान्य कर दी जाती है, कई सारे लोगों द्वारा बोली जाती है। जो बोलने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वही भाषा का रूप ले लेती है और उसे मान्यता दी जाती है। जैसे खड़ी बोली हिंदी, जो पहले द्विवेदी युग से पूर्व की अगर बात करें, ठीक है, जो पहले द्विवेदी युग से पूर्व की अगर बात करें तो मात्र प्रांतीय भाषा या बोली मात्र थी, वह आज भाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, जैसे खड़ी बोली हमारी जो राष्ट्रभाषा जो है वो खड़ी बोली ही बोली जाती है। ठीक है, हमारी जो किताबों में भी जो प्रिंट होके आता है वो भी क्या होता है, खड़ी बोली ही होती है। ठीक है, वो आज हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा जरा हर जगह टाइप हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा नज़रअंदाज करना। ठीक है, एक बोली जब मानक भाषा बनती है और प्रतिनिधि हो जाती है तो आसपास की बोलियां उस पर उसका भारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि सभी भाषाओं को प्रभावित किया है। ठीक है, हाँ, यह भी देखा जाता है कि कभी कभी मानक भाषा, यानी कि जो आपकी मानक भाषा है, कुछ बोलियों को बिल्कुल समाप्त भी कर देती है। ठीक है, ये भी बात आपने देखी होगी। एक बात और है, मानक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव ही देखा जाता है। अब मानक भाषा पे क्या होता है, स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। जैसे हम खड़ी हिंदी तो बोलते हैं, अगर हम पूर्वांचल के हैं, खड़ी हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, खड़ी बोली बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें जो लहजा आएगा ना वो पूर्वांचल का कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अगर आप दिल्ली साइड कहीं जाते हो, वहाँ पर अगर किसी से बात करते हो वो तुरंत पहचान जाता है पूर्वांचल से हैं। क्यों पहचान जाता है, जबकि आप तो खड़ी बोली बोल रहे हैं, लेकिन वो लहजा कहीं ना कहीं जो आपका पूर्वांचल का होता है वो आता है, तो आप उसका भी असर खड़ी बोली पर पड़ता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एक उदाहरण द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे बिहार राज्य के बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिलों में प्राय ऐसा बोला जाता है, हम कह देंगे, हमने करेंगे, हैं, इस तरह के बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे भोजपुरी क्षेत्र में क्या होता है, हमें लौक रहा है, हमें लौक रहा है, इसका मतलब क्या है, दिखाई पड़ रहा है। इस बात का क्या मतलब है, हमें दिखाई पड़ रहा है। हम काम किए, यानी कि हमने का किया। ठीक, इसका मतलब क्या है, हमने काम किया है। पंजाब प्रांत का असर जब पड़ता है खड़ी बोली से तो कैसे, हमने जाना है, इसका मतलब क्या है, हमको जाना है। ठीक है, दिल्ली आगरा क्षेत्र में क्या होता है, वह कहवे था, मैं जाऊं, मेरे को जाना है। ठीक, इस तरह का भाषा इस्तेमाल होती है। जैसे दिल्ली में होती मेरे को जाना है। ठीक है, वह कहवे था, मैं जाऊं। तो कानपुर आदि के क्षेत्र में क्या होता है, वह गया हैगा। ठीक है, तो जो लोग वहाँ के होंगे तो वो उस चीज़ को समझ रहे होंगे। ये अलग अलग भाषाएं उस एरिया में इस्तेमाल की जाती हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं। ठीक है, जबकि एक बोली में कई भाषाएं नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखेंगे। बोली बोलने वाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से
अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली में ही बात करते हैं, लेकिन बाहरी लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अगर पूर्वांचल के हैं और मान लो हम कानपुर से हैं, तो कानपुर में अगर रहेंगे तो कानपुरिया भाषा ही बोलेंगे, लेकिन अगर हम दिल्ली जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि खड़ी बोली में ही बात करें। ठीक है, तो ये बात आपको बताई गई है। देखो, अब ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 6 भाषा परिवार हैं। इसमें 179 यानी कि 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। ठीक है, इसमें भारोपीय भाषा परिवार आता है, द्रविड़ भाषा परिवार आता है, ऑस्ट्रिक परिवार आता है, तिब्बती चीनी भाषा परिवार है, और अवर्गीकृत है कुछ जिनमें वर्गीकृत नहीं हो पाए, और करेन तथा मन। ठीक, इतनी तरह से आपको विभाजित किया गया है। अब देखिए, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत उत्तरी भारत में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं, उत्तर भारत में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं वो आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिक परिवार में संताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खड़िया, कोर्क, भूमिज, है ना, गदवा, पलौक, वा, खासी, मोनखमे, निकोबारी, ये सारी भाषाएं ऑस्ट्रिक में आती हैं। तिब्बती में लुशेई, मेइथेड, मारो, मिसमी, अबोर, मिरी, अक, ये सारी भाषाएं इसमें आती हैं। अवर्गीकृत में क्या है? ब्रुशास्की और अंडमानी। ठीक है, करेन तथा मन में क्या आता है? बर्मा की भाषा। ठीक है, यानी कि म्यांमार साइड की जो भाषा है वो। ठीक है, अब स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए देखिए, आज के वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे का अगली वीडियो में आपको करवाएंगे। धीरे धीरे करके भाषा का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। चैनल को सपोर्ट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमें प्यार दीजिए, हम आपको प्यार देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।